प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सख्त तरीन गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। शहरों में मकान तंदूर बन गए, खानदानों ने पार्क्स और गाड़ियों में रात सो के गुजारी। नून लीग दौर की वाफिर बिजली पैदा करने पर तनकीद करने वाली तहरीके इंसाफ अवाम को झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की फराहमी में नाकाम नजर आई। क्या पावर कंपनीज पैसे लेने के बावजूद बिजली पैदा नहीं कर रही? नाअहली किसकी है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पैनामा जेआईटी के हीरो वाजिद जिया डीजीएफआई के ओहदे से फारिग। इमरान खान हुकूमत के अचानक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। रिंग रोड और दीगर बड़े स्कैंडल्स में तहकीकात करने वाले इदारे के सरबराह की अचानक तब्दीली दारुल खिलाफा में हॉट टॉपिक बन गई। डीजीएफआई की अचानक तब्दीली, इसकी मुमकिना वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जहांगीर तरीन का ग्रुप गैर कानूनी कामों में मुनव्विस निकला। जेडीडब्ल्यू ग्रुप ने क्रशिंग सलाहियत बढ़ाने पर हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी। काश्तकारों को बरवक्त अदायगियां भी ना करने का इंकशाफ। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड की 71 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में जहांगीर तरीन की जेडीडब्ल्यू ग्रुप के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं, इन पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे शेख रशीद की जमीन खरीदने वाली हाउसिंग सोसाइटी लाइफ रेजिडेंशिया भी अवाम को लूटने में मुलव्विस निकली। रिंग रोड का नाम इस्तेमाल करके अवाम को करोड़ों के प्लॉट्स बेच दिए। सरकारी रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। शेख रशीद के दावे कैसे झूठे निकले, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बिजली का मसला जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है लोगों के लिए, और कहीं पे फ्लक्चुएशन है, कहीं पे 7-7 8-8 घंटे बिजली गायब है, कहीं पे बार बार जा रही है। ये इस तमाम तर सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, किसकी नाअहली है? नाअहली बड़ा अच्छा सवाल है कि किसकी नाअहली है। बिजली की लोड शेडिंग जो है, गर्मी जब 43, 44, 42 सेंटीग्रेड है और कुछ जगह से 2-4 घंटे आई, ये पिंडी वगैरह से 8-8 घंटे, गलबन आप भी बता रही थी आपके घर में भी जो है 7-8-10 घंटे नहीं आई, और ये कई दिनों से सिलसिला जा रहा है। ये पीटीआई के अपने एमएनएस ने नेशनल असम्बली में नूर आलम समेत वो बता रहे हैं, मालकन वगैरह में कई दिनों से ये सिलसिला जारी है और 11-11 घंटे 12-12 घंटे का वो है। एक तो इतनी खौफनाक हालत के लोग जो हैं, गरीब लोग तो बिल्कुल ही आप देखें ना, वो सड़कों पे आ जाते हैं। और आप भी गालबन कारोबार में सोई हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का जो आगे से बयान है ना, जो उसका जवाब है, वो बहुत मायूस कुन है कि जी हमाद अजहर साहब, उमर यूब, मैं इन सबको सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि जी वो तलबेला में देखे ना जी पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो जी टरबाइन वहाँ पे मरम्मत हो रही है। कोई कह रहे हैं जी और टेक्निकल मसाइल हो गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी रात को ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बात ये है, 2-3 चीज़ें आपको नहीं था पता कि ये गर्मी की जब पीक होती है तो ये डिमांड बढ़ती है, तो ये पानी की वहाँ पे कमी का, एक दिन में पानी की कमी हो रही है। पता चल रहा है कि वहाँ पे तरबेला की डेड एंड पे जा चुका हुआ पानी, और आपको पहले ही इसका इंतज़ाम करके रखना होता है। गर्मी ये हर साल पहली दफ़ा आ रही है, हर साल गर्मी पड़ती है बिल्कुल। और दूसरा इनकी इसलिए है कि इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था कि जी वो देखे ना, कैपेसिटी इतनी हमें कर दी है, ज़्यादा बिजली बना दी है, 32,000 मेगावाट की जो है ना कैपेसिटी बना ली है, ज़रूरत नहीं थी और बड़ी महंगी है, बला बला बला। और कैपेसिटी है भाई, और फिर आपको ज़रूरत पड़ गई ना कैपेसिटी, आपने ये दूसरा शोर मचाते थे। देखिए उनका मजाक उड़ाया जाता था, जो कि सही भी था उस ज़माने में, कि उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, चलो महंगी बढ़ाई मगर बढ़ा दी, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। 3 साल में आपने ट्रांसमिशन लाइन का निज़ाम क्यों नहीं बनाया? और अभी भी बजाय इसके कि ये मानने के और 2-4 बंदों के जो कसूरवार हैं उनको उल्टा लटकाने के बहाने बनाए जा रहे हैं। बात यह है कि हम पहले भी कह चुके थे कि हमाद अजहर पहले ही 2-3 साल से, ये एक नहीं है, एनर्जी के अंदर कोई 10-20 क्राइसिस हो गए हैं। एनर्जी का इस गवर्नमेंट से सबसे बड़ा इनका जो मसला है वो एनर्जी की मिनिस्ट्री है, वो नहीं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से नदीम बाबर को हटाया, उमर यूब साहब को साइड पे किया, और बड़ी मुश्किल से मरसद हयाउद्दीन साहब को हटाया तो गया। मरसद हयाउद्दीन साहब वो एक ग्रुप है, पूरा मर्दान का, आज़म खान, ये ग्रुप है, और इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एनर्जी के अंदर रहता है। अभी भी मैं कहता हूँ हमाद अजहर साहब, एक तो कैपेसिटी का भी इशू है, नए एक आगे हैं इतने टेक्निकल मिनिस्ट्री में, दूसरा वो हैंडीकैप्ड हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है।
और वो तमाम के तमाम वो जो डीजी ऑयल, डीजी फलाना, जो कि पिछले 3 साल में क्या पिछले 10 साल से कई लोग बैठे हुए वहाँ पे, और स्कैम आफ्टर स्कैम, स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल, ये तमाम जो पिछले उसमें तीसरे साल से ये देखे ना लोड शेडिंग इनके मसले चल रहे, पहले भी चल रहे थे, फिर ये ऑयल पेट्रोल के मसाइल सप्लाई के हो जाते हैं, फिर जनाब ये LNG की बाइंग एंड परचेजेस, वो सारे के सारे वही हैं वो। और अभी भी ये इस गवर्नमेंट का है कि जनाब ये बहुत दयालु गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब जो है ना किसी को रिमूव नहीं करते, कोई इन पे ना किसी पे रोब है, क्योंकि सबको पता है पता नहीं क्या इनको है, मजबूर हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो है कोई इतना बड़ा पूरा मुल्क के अंदर ये वो आ गई है, कोई हेड्स नहीं रोल किए जा रहे, कोई ये नियर बहाने बनाए जा रहे हैं कि टेक्निकल है। मुझे शक पड़ता है कि आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा, क्योंकि मसाइल है ना, मसाइल है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इनके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये दोबारा प्रॉब्लम आएगी। और तकलीफ दे इसलिए है कि भाई साहब अब आपके पास 32,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और आपकी 24,000 डिमांड हुई है, तो आपसे नहीं मीट की जाए। 2,000 रुपये का फर्क, 2,000 मेगावाट का आ गया ना, 22,000 इनको कह रहे हैं। वो चलो जी कह रहे हैं कि जो 2-3 दिन में तरबेला में पानी आ जाएगा, यूँ कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ख्याल है नहीं आएगा। दूसरा ये है कि जो इसके साथ हमाद अजहर साहब का दोबारा आ गया है, ये सोशल मीडिया पे ये चल रही है, इसकी गवर्नमेंट ने अभी तस्दीक नहीं की है कि दोबारा LNG की जो नदीम बाबर साहब की जो जिस बात पे वन ऑफ द रीजन जिस पर छुट्टी हुई थी कि लेट खरीदते थे, अगेन दोबारा इन्होंने जो जुलाई का टेंडर थे LNG खरीदने के, वो लेट किए या खराबी की कि पहले के अंदर जो है ना इनको सिर्फ एक पर बायर आया, दूसरे के अंदर बायर ही कोई नहीं आया। और जो पहले विटॉल कंपनी जो कि जुलाई का टेंडर ले रही थी, वो पहले दे रही थी 11.7 डॉलर पे, अब उन्होंने जो ऑफर किया है वो 12.8 पे। अच्छा। ये $1 का जो फर्क पड़ता है, इससे अरबों रुपए का वो होता है। अब ये नहीं है पता कि ये लोग नलायकी है या माल बनाया जा रहा है। जाहिर है LNG दोबारा कम होगी, दोबारा फर्नेस ऑयल भी इस्तेमाल होगा और LNG भी जो आएगी वो भी महंगी आएगी। तो एनर्जी के इनके प्रॉब्लम जो है ना, चाहे वो लोड शेडिंग के हों, ट्रांसमिशन के हों, LNG परचेजेस के हों, वो वहीं के वहीं है, वो इनसे हाल नहीं हो रहे। अच्छा क्लास साहब, जिस तरह आमिर मदीन साहब ने कहा कि नाअहली किसकी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मसला ये है कि एक ही दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, तो बंदा किसको पकड़े, किसको जाके पूछे? उमर अयूब साहब को पूछें, अभी हमाद अजहर आ गए हैं जवाब देने के लिए, इससे पहले नदीम बाबर साहब, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? और ये कैसे इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी PM इंश्योर करेंगे जब वो सारी ये रिपोर्ट्स देखेंगे कि मेरे अगर इस सेक्टर में काम नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हर बंदे को तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है और समझने में ही टाइम निकल जाता है। पहले तो आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस, मैं तो सुन के ही डर गया हूँ कि आपने रात गाड़ी में एयर कंडीशन स्टार्ट करके आप लोग सोए हैं। मेन इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड के इस दम घुटने से लोग जो है ना उनकी खुदा माफ़ कर कैजुअल्टीज़ होती हैं। तो ये ज़रा मेरा ख्याल है कि आप भी वार्नड, और सुनने वाले भी अगर ये काम कर रहे हैं तो उन्हें भी ज़रा ये ख्याल करना चाहिए। इट्स अ वेरी डेंजरस एंड डेडली। ठीक है बेचारे लोग क्या करें कि सोना होता है, गर्मी से भी मरने वाले हालात थे। बहरहाल वही वाली बात, फिर ये सुसाइडल ये होती हैं चीज़ें। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि लोग सुनते हैं ना कि गाड़ियों में गुजारते हैं, ये चीज़ें करते हैं, सम टाइम कोई गैस का होता है, कोई मेरा ख्याल है लोगों के दम घुटने से भी चीज़ें हो जाती, खुदा ना करे। ये सुनने वाले के लिए ये बड़ा ज़रूरी है इससे सारा। अब आते हैं जो यहाँ पे 2-4 चीज़ों का, जैसे आमिर ने कहा, एक तो हमें यहाँ ढोल पीटा गया कि जनाब कि इन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा मुआहदे कर लिए। अभी भी ये कल परसों कह रहा था, ये हमाद अजहर साहब फरमा रहे थे, कल ही की मेरा ख्याल परसों इन्होंने कहा है, उसमें कौमी असम्बली में कहा है, इन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ले लिए 33,000 के करीब के इन्होंने वो कर लिए हैं, मुआहदे कर लिए हैं, इन्होंने फलां कर लिए। इस मुल्क के साथ आप जाते हो और आवाम ये डिज़र्व करती है। एक ऑप्शन रह गया था हमारे पास खान साहब का, अभी भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं सारे, माशाल्लाह रहे हैं गिरफ्तार, लोग फिर सोए जो कि भुगत भी रहे हैं सारे के सारे। कि एक तरफ आप इस मुल्क के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ देखें कि इनके साथ मुआहदे किए जाते हैं, कैपेसिटी चार्जेस आम आदमी को नहीं समझ आती। मैं आमिर साहब से लाख दफ़ा कहता हूँ कि इन्होंने फैंसी टर्म्स जो है ना, जो हमारे बाहर से पढ़े लिखे बाबूज आते हैं ना, वो आके हमें समझाते हैं फैंसी टर्म्स, बहुत सारी हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा फेवरेट है आमिर साहब का। अच्छा, ऐसे आप देखते हैं यहाँ पे इस कैपेसिटी चार्जेस आम आदमी से पूछ के दिखाएं
ये बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ, मुझे नहीं समझ आती थी कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं भैया। तो मैंने फिर किसी समझने की कोशिश की, वो ये डील्स की जाती है जो इस मुल्क में यहाँ लूट मार का कारपोरेट सेक्टर ने एक तरीका ढूंढा है विद द मैटी, और कहते हैं इसके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये उनका ख्याल है। अब इन्वेस्टमेंट सुने, जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है कि लूट मार आ रही है आपकी। ये करते ही हैं, ये कहते हैं हम यहाँ पे 600 मेगावाट का कोई प्लांट लगा रहे हैं आईपीपीसी का, लगाएंगे ना आप। अब होना तो ये चाहिए आइडली तौर पर कि जो बिजली आप हुकूमत को जितने यूनिट्स बेचेंगे उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट की जाएगी। ये बिजनेस का असूल है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं वही कहेंगे। नहीं, हमने कहा है कि हम आपसे बिजली लें, खरीदें ना खरीदें, ये 600 मेगावाट के हिसाब से हम आपको हर महीने पैसे देंगे। मसलन हुकूमत पाकिस्तान ने अगर 300 रुपए की बिजली खरीदी है, मैं वैसे आपको दे रहा हूँ, 300 यूनिट खरीदे हैं इन्होंने, वो कहते नहीं हमने 600 यूनिट जो हमारी कैपेसिटी है, मैं 600 यूनिट के पैसे दें। तो ये आम आदमी को समझने की जरूरत है, आप 600 यूनिट के ही पैसे दे रहे हैं, दे आपको वो 300 यूनिट दे रहे हैं, 200। यही तो हमारा उस पर एंग्रो पे था, जो एंग्रो का इन्होंने लगाया था, और बड़े $2,72,000 दिए थे। इसने शायद खकान अब्बासी साहब ने हर चैनल में बैठ के बड़े मासूमाना अंदाज में बड़ा चैलेंज कर रहे होते, मुझे बताएं कहाँ करप्शन है। इससे बड़ी करप्शन हो सकती थी। 3 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट था और आपने जाके रोजाना के $2,72,000 पे किए। 3 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट था, रातों रात उसको इन्होंने 13 अरब कर भी, 13 अरब पे था, आप खुद लगा लेते। आपने उसके बजाय 200 बिलियन ये रुपीस का उनको 15 साल में प्रॉफिट दिया है। उनका भी यही है, और अरबों रुपए की पेमेंट की एंग्रो वालों को। यहाँ पे जो ये फ्लोटिंग उनका टर्मिनल था LNG का, कि इस्तेमाल हो ना हो, वो 60% इस्तेमाल हो, वो 40% हो, इस्तेमाल हफ्तों तक नहीं होता रहा। इसके बावजूद आप रोजाना का $2,72,000 उनको डॉलर देते रहे। ये डील्स इन्होंने इनके IPPs के साथ की, और हमें इन्होंने गन पॉइंट पे डरा के रखा। अगर हमने इनको ये ना दिए पैसे, अगर हमने इनको कैपेसिटी चार्जेस ना दिए, अगर हमने इनके साथ ये मुआहदे नहीं किए तो नहीं बनेगी। तो फिर क्या हुआ, आपने अरबों रुपए भी दिए, अभी हमें बताया जा रहा है 2,500 या 3,000 आपका बिलियन रुपीस कैपेसिटी चार्जेस या ये बन चुका है। ये कैपेसिटी चार्जेस किस चीज़ के हैं? बिजली इस्तेमाल ना करने के हैं। लोगों से पैसे आप ले रहे हैं, बिल आप उनके बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट बजट से पैसे नहीं। अभी इन्होंने दिया है ना 40% इन्होंने दिया है, ये IPPs को दिए। जिस चीज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा पाकिस्तान का बंदा, हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रही, लोग इस्तेमाल ऑडिट करवाए बगैर वो, और मजे की बात है वो तेल को चार्ज करते नहीं और उनको ऑडिट ही नहीं कराएंगे, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। पैसे आप उनको दे रहे हैं बगैर ऑडिट किए, वो जो लिख के दे देते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री एनर्जी वाले बैठ के उसको, अच्छा पहले ये होता था, सिस्टम होता था कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान प्री ऑडिट करते होते थे। इसाक डार साहब का दौर है, सबसे बड़े फ्रॉड और सबसे बड़ा ये चूना लगा के इसाक डार साहब के इस मुल्क को, और आने वाले उनके बिल्कुल कदम पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब को जरूरत नहीं होती, ये भी उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी। इसाक डार इनको सिखा के किया था 2 नंबरें कैसे करनी है। डार साहब है, उस वक्त 480 बिलियन रुपीस को हम रो रहे थे, उन्होंने ये कैपेसिटी चार्जेस छोड़ के गए थे पीपल्स पार्टी वाले। चलो पीपल्स पार्टी वाले जो भी थे उनको भी मुझे याद पड़ता, कैरा साहब ने कहा था कि 30% उन्होंने ऑफर की थी कि 30% कट रिश्वत देने को तैयार हैं, वो ले लें, बाकी पैसे दे दें। डार साहब है, एक दिन में इन्होंने 480 बिलियन रुपीस की 27 जून 2013, आज तक मुझे उसकी डेट याद है कि 3 दिन रह गए थे उसके लैप्स होने में, माली साल है। इन्होंने एक दिन में इन्होंने फोन किया, उस वक्त गवर्नर से पहले 3 दिन पहले इन्होंने किया जनाब, उनसे 27 मई था मेरा ख्याल है, सॉरी 27 मई या 27 जून, इनमें से एक डेट थी, बल्कि मेरा ख्याल है ये था इनका 27 जून पहले कंफर्म कर लूंगा। बहरहाल इन्होंने जब एक दिन में समरिया तैयार करवाई, इसी वाटर एंड पावर ने की, इसी फाइनेंस ने एंडोर्स किया, और इन्होंने एक दिन में वहां से पैसे जो है ना स्टेट बैंक से इन्होंने ट्रांसफर करवाए थे लाहौर की ब्रांच में, और 11 इन्होंने कंपनीज IPPs को पेमेंट करवाई थी। अंडर द लॉ आपको चाहिए था कि आप इनके जो बिल्स थे 480 रुपए के बिल्स, उनको वेरीफाई करवाते अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से, और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान चेक्स आपको रिलीज करता। डार साहब ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, इन्होंने इलीगल एक्टिविटी की, इन्होंने उनको बगैर ऑडिट करवाए, उनको वहां पे फोटो कॉपीज पे इन्होंने बिलों पे उनको पेमेंट्स करवाई IPPs को जनाब, हो गई। इसके बाद ऑडिटर जनरल उस वक्त थे, आपको याद हो, अख्तर बुलंद राना साहब थे, उन्होंने आके इंक्वायरी हेड कर दी कि कैसे किया आपने। इसी PTI ने, इसी वक्त ये जो बैठे हुए ना आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उस वक्त मेंबर थे, इन्होंने इंक्वायरी करके उसके खिलाफ शुरू कर दिया, अख्तर बुलंद राना के खिलाफ, कि आपने अपनी 25,000 रुपये तनख्वाह कैसे बढ़ाई है, और उसी पे इन्होंने रेफरेंस भेज के उनको फारिग करवा दिया। PTI साहब से आके थी। इसाक डार साहब एक लॉ चेंज करवा के गए थे कि आपके बाद जब हम ये पेमेंट्स करेंगे IPPs को, जो हमारे गॉड फादर हैं, जिनमें बहुत सारे वजीरों के अपने हिस्से हैं, शेयर होल्डर हैं, आइंदा आपको प्री ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, आपने पेमेंट कर देनी है फाइनेंस में, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मिलके, और आपने सदर पाकिस्तान को 1 लाइनर भेज देना है कि भाई साहब हमने पेमेंट कर दी, ये कानून है। ये अभी भी उसी कानून का फायदा उठा रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो बड़े ट्रांसपेरेंट थे ना,
तो आप इस कानून को रिवर्स क्यों नहीं करवाए? आपने पूछा इनसे कि आपने इनकी पेमेंट जो करवा रहे हैं, इनको बिलियंस ऑफ रुपीस बिजली ना खरीदने के, आपने प्री ऑडिट करवाए हैं इनके? आपने वेरिफिकेशन करवाई है, या जैली बिलों पे वही फोटो कॉपीज पे आपके मिनिस्टर भी सिस्टम को चला रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा बिजली बन गई है, हम कहाँ से खरीदेंगे, दूसरी तरफ लोग आपकी तरह दीगर लोग बच्चों को लेके वो गाड़ियों में कारों में सोए हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि बिजली ज़्यादा पैदा हो गई है, वो भी पैदा हो गई बकौला आपके, आपने अरबों रुपए के उनको आपने कैपेसिटी चार्ज बिजली मिल नहीं रही अवाम को। नहीं, अवाम को नहीं मिल रही, आपने खरीदी नहीं है उनसे। एक तरफ बिजली खरीदी नहीं है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग हो रही है, चौथी तरफ आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप बिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे हैं और अवाम को कह रहे हैं पिछलों का कसूर है। और 3 साल हो गए पिछलों का, उसके बाद आपको बनता है। 8 साल आज विकास साहब कह रहे हैं 480 रुपए की जो पेमेंट थी, अब 5 साल नून लीग के गुजर गए और अब 3 साल इनके 8 साल हो गए, अभी तक वो इंक्वायरी नहीं हुई। वो क्यों, कैसे नहीं होगी? हालांकि वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी नफरत है, उस वक्त वो वापडा के मिनिस्टर थे। उसके बाद जनाब क्योंकि फिनांस सेक्रेटरी जिन्होंने साइन किया था ये वाला सारे, उसमें वो थे वकार मसूद साहब। अब वकार मसूद इनके साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या फिर उसके बाद इंक्वायरी होगी, तो वो इनकी गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। दूसरा, कैपेसिटी चार्जेस का भी लेटेस्ट इशू ये है कि ये बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप ये कंपनियों को तो आप देते जा रहे हैं और आप बिजली महंगी किए जा रहे हैं, आवाम पे डाले जा रहे हैं, जैसे सर्कुलर डेट आपका 2.4 ट्रिलियन पर चला गया है। एक आर्गुमेंट ये है, वो कहते हैं आप बिजली सस्ती करें, वहाँ पे ना बटन डालें, ताकि ये बजाय इसके कि ये पैसा कैपेसिटी चार्जेस का उन मालिकान को जाए कंपनीज के, आप आवाम को सस्ता करें ताकि लोग पूरी इस्तेमाल करें, पूरी इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल नहीं होती जितना उनको है, तो जो वो पेमेंट उनको चली जाती है, उनको देने की बजाय आप बिजली सस्ती करें, आवाम को उसका रिलीफ दें, ताकि वो 24,000 की बजाय ट्रांसमिशन बेहतर हो, वो 28,000 इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको 32,000 के पैसे देने हैं। तो वो बजाय इसके कि कंपनीज को पैसा दें, ये आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है। पर ये गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, इन्होंने कहना देना है तो बड़े बड़े सेठों को देना है, उनको जाएगा और अवाम के ऊपर बोझ डालते रहेंगे। अवाम इसी तरह गर्मी में तड़पते रहें। और ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरह से पनामा GIT के जो हीरो हैं वाजिद ज़िया साहब, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है, क्यों फारिग किया गया, जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, मैं जल्दी से इस टॉपिक पे आऊँगी जो कि अहम इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक थोड़ी सी डिस्कशन हमें इसके ऊपर भी कर लेनी चाहिए कि स्कूल भी इतनी गर्मी में जो है वो खुले रहे हैं, और इस्लामाबाद के एक इलाका है वहाँ पर स्कूल खुला है, 25 बच्चे ये सुना है कि मालपुर में भी हुआ है, पिंडी में हुआ है, काफ़ी हुआ है। एक तो बिजली नहीं आ रही, जब बिजली नहीं आती और इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है वल्नरेबल बच्चे होते हैं। और बच्चे मालपुर में बताया जाता है 25 ज़ख्मी हुए हैं। पिंडी के भी कई स्कूलों में सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी कि पूरे मुल्क के अंदर काफ़ी जगहों पर ये रहा है। तो कम से कम अगर बिजली नहीं दे पा रहे तो बच्चों को तो छुट्टी दे दें, ये तो है। बाकी अभी आज की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स, आज का एक पूरा मैरी गो राउंड खेला गया है और उसमें जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्यों ये तब्दीलियाँ हुई हैं। पहले तो एक आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ पे इलेक्शन जारी है और बिल्कुल इलेक्शन के सर के ऊपर जो है ना, वहाँ के आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी तब्दील कर दिए गए और साथ में वहाँ पे कादिर खान साहब को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया और जो है सुहेल हबीब ताजिक साहब को वहाँ पे IG लगा दिया गया, बिल्कुल उसमें इलेक्शन के सर पे। तो ज़ाहिर है वो अपोजिशन पार्टियाँ वहाँ पे शोर मचा रही हैं। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में की सूरत हाल ये बताई जा रही है कि वहाँ PTI को बिल्कुल अभी कोई हाल नहीं है, इन्होंने पोस्टपोन करने की कोशिश की थी, वो पोस्टपोन नहीं हुए। और वहाँ पे मुकाबला जो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो है दूसरे नंबर पे जो है ना नून लीग कर रही है, PTI नज़र नहीं आ रही। और इशू ये हुआ कि वहाँ पे जो लगाए गई है 20वें ग्रेड में है, तो इनके 3 सीनियर, एक 22वें ग्रेड के वहाँ पे साहब थे जो पहले एडिशनल IG थे फ़हीम अब्बासी साहब, वो भी छुट्टी पे चले गए हैं। जो 21वें ग्रेड के थे DIG ताहिर महमूद साहब और यासिन कुरैशी साहब 21वें ग्रेड के, 20वें ग्रेड के, ये तीनों के तीनों जो सीनियर थे 22वें ग्रेड के भी थे, 20वें ग्रेड का लगाया गया, तो बाकी सारे छुट्टी पे चले गए। बस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
के बाद जो DGFIA जो है ना वाजिद रियाज साहब को जो हटाया गया है, वाजिद रियाज साहब ये मार्च में रिटायर हो रहे थे, और जिस तरह बशीर मेमन साहब का हुआ कि उनकी रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले जो है उनके ऊपर इस तरीके से बड़े बुरे तरीके से इनडिसेंट हेस्ट दिखा के उनको जो है ना इस तरह ही चेंज किया गया था, उसके बाद वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो वाजिद रियाज साहब जो इनके तो बहुत बड़े हीरो थे, ज़ाहिर है पैनमा में उनका बहुत ज़्यादा डंका यहाँ बजाया जाता था कि जनाब देखें कितने ज़बरदस्त वो की थी, और बिल्कुल उनके रिटायरमेंट से पहले अनसर इमोशनली इसलिए उनको खुडे लाइन पोस्ट पे लगा दिया गया। तो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसके पीछे वजूहात क्या हुई हैं। तो उनको तब्दील इस तरीके से किया गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो IG थे उनको DGIG लगा दिया गया है, और उनकी जगह पे जो लगाया गया है वो KP में मौज़म जाज साहब अंसारी साहब हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का, कभी वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे, कभी कि गवर्नमेंट में नहीं रहे, इवन अपोजिशन में, कभी वो शेडो गवर्नमेंट के तौर पे नहीं है, तो वहाँ पे लॉबीज़ हैं जिसकी है। KP के अंदर ये था कि एक जो लॉबी है वो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, वो अपने मर्जी के लगाना चाह रहे थे, और दूसरी साइड पे उन पे यहाँ पे आजम खान साहब का ग्रुप है, वो अपनी मर्जी के वो लगा रहे थे। तो वो बाल असद कैसर साहब के बड़े करीब हैं ये मौज़म जाज साहब, तो उन्होंने अपनी मर्जी का लगवा लिया। उन्होंने उठा के वहाँ के अब लग गए कि वाजिद साहब को उठा के वहाँ से सनाउल्लाह अब्बासी साहब को ले आए DGFIA, और यहाँ पे अब एग्जैक्टली तो नहीं हमें पता चलता कि बादशाह की मर्जी में दरबार में क्या हुआ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ भी यहाँ भी दो ग्रुप्स चल रहे हैं। एक ग्रुप शेख रशीद साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ओपनली बार बार वो रगड़ा लगाते हैं कि जनाब ये जो FIA ये मेरे अंडर नहीं है, ये शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए शेख साहब तो तोता फाल चलाते हैं, दो तोता फाल ना, और उनको ये बहुत सख्त गुस्सा है कि मेरी मर्जी का वहाँ पे नहीं है, शुक्र है नहीं है वैसे वो जो है। बहरहाल अब पता नहीं कि उनकी मर्जी चली किसकी मर्जी चली है, मगर वाजिद साहब को जो हटाया गया वहाँ पे 3 हाई प्रोफाइल जो है ना केसेस चल रहे हैं। एक तो जाहिर है रिंग रोड में है, रिंग रोड के इसको जिक्र बताएंगे कि शेख रशीद साहब का भी हमने बताया। FIA तो नहीं उसको इंक्वायर कर, उसको तो एंटी करप्शन कर नहीं, वो रिंग रोड के अंदर अब ये आ रहा था कि रिंग रोड की पॉलिसी जो है ना वो पैरेलल चल रही है, ये भी चल रही है, FIA भी उसको देख रही थी, नहीं है वो अभी तक करप्शन को ये था कि शायद आंदा दिनों में देने वाले उनको भी इसके अंदर डाला जा रहा है। सो ये एक पता नहीं, देखेंगे आने वाले दिनों में। तो एक तो वो, दूसरा एक जाहिर है जहांगीर तरीन का एक चल रहा है, चीनी का केस चल रहा है, और उसके अंदर जो है शायद पता नहीं उनको खुश करने के लिए कि उनको एतराज़ था कि जी FIA मेरे साथ अनफेयर हो रही है, तो ये उनको दिखाने के लिए किया गया। पर FIA ज़ाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे और भी केसेस होंगे जो चल रहे होंगे इख्तियारात में, कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि साडा बंदा लग जाए। अब पता नहीं वो साडा बंदा किसका बंदा है, मगर वो जो पुराना बंदा है ना उसको रिटायरमेंट से पहले बड़े अनसेरेमोनियसली जो है ना हटा दिया गया है। पर मेरी लास्ट ये इतलाएँ हैं कि फ़ौरन चीनी के हवाले से मैंने पता करने की कोशिश की, तो बताया गया उनके जो चीनी की इंक्वायरी चल रही थी ना वो बिल्कुल एज इट इज़ चल रही है। उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि अली ज़फ़र साहब की वजह से भी या ये वाजिद साहब की वो डेलीगेट हो चुकी भी है, वो इंक्वायरी चल रही है, वैसे ही चल रही है। तो ये समझना कि वाजिद साहब के हटने से वो इंक्वायरी रुक जाएगी, वो बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिन तौर पे क्लासी साहब? और ये भी चीज़ इसमें देखने वाली है कि इससे पहले बशीर मेमन जो हैं वो भी कुछ इस तरह के मुतालिबात ना मानने की वजह से उनको इस किस्म के रेपरकशंस जो थे वो देखने पड़े थे। तो इज़ इट अ सिमिलर स्टोरी? ये बड़ा ऑब्वियस होता है कि जब आप इस तरह के हाई प्रोफाइल आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते होते हैं तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस नहीं होती। अब हमें भी यहाँ पे 20-25 साल जर्नलिज्म करते हो कि हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। मैं ज़रा कश्मीर से शुरू करता हूँ। ये मेरा ख्याल पोजीशन या इस पे रूलिंग जमात अगर रोला डालेगी कि जनाब के उनके अपोजिशन तो वही फ़रूक हैदर साहब हैं या वहाँ पे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ताजिक साहब जो है, सुहेल ताजिक की बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है पुलिस के रैंक्स में। ही इज़ हाईली रिस्पेक्टेड, बल्कि वाइडली रिस्पेक्टेड। जो 4-5 अच्छे ऑफिसर हैं जिनकी इज़्ज़त की जाती है, जिनके नाम के साथ कभी कोई वो चीज़ नहीं है, स्कैंडल कभी नहीं आया जनाब के। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं पोस्टिंग। तो आजकल तो पता है आपको पंजाब में तो माशाल्लाह
नोट दिखाओ तो मूड बनाओ, तो वहाँ पे तो आजकल डिप्टी कमिश्नर जो है वो तो सीएम ऑफिस से वो पैसे लेके आजकल वहाँ पे वहीं से, ये तो नॉन फैक्ट अब रह गया है। ताहिर खुर्शीद साहब पे बड़े सवालात उठते हैं, उनके बारे में तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी जेबें बड़ी कर ली। ताहिर खुर्शीद साहब इसका जवाब दें जो उन पर इल्ज़ाम लगते हैं कि आप जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, मतलब ये पहले हमने कभी नहीं सुना था कि वहाँ पे आप अपने बोझ इस लेवल पे ये खरीद फरोख्त हो, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, कमिश्नर, वहाँ पे एक कहते हैं अन्नी मच चुकी है। इसकी तुम स्टोरी दे चुके हैं, इसकी इस पिंडी का जो डिप्टी कमिश्नर आमिर अमीक साहब नाम है इनका, आमिर अमीक साहब को लगाया है, जो सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट से वहां से गिरफ्तार किया था एंटी करप्शन पंजाब में, वो लग गया, डीसी लग गया आपका। अन्नी इतनी मच चुके। ताहिर खुर्शीद साहब इतने माशाल्लाह जेल में रह के आए हुए हैं। ताहिर खुर्शीद साहब के माशाल्लाह इतने पार पुर्जे उन्होंने निकाले हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब के वो बड़े करीबी हैं। उसके बाद बंदा बैठ के इन ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्या बात करेगा? क्या वही सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया जो पंजाब में आप यहाँ पे बैठे हुए सेंटर के लोग भी जेलस हो गए यार? देखें वहाँ ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं इतनी बड़ी बड़ी अपनी लंबी जेबें करके बैठे हुए हैं। उनको कहा था किसी अफसर ने, उसने कहा ताहिर सुने तो अन्नी बेटी आजकल अपनी जेब बंद साइज तो बता लेने। जब ट्रांसफर पोस्टिंग इस लेवल पे चले जाए किसी सूबे में, एंड शेम ऑन ऑल दोज ये डिप्टी कमिश्नर और बाबूज जो पैसे दे के लगे हैं, उनके लिए भी शर्म की बात है। एक इसका वकार था, इसकी डिग्निटी थी, इस ओहदे की थी, आपके ऑफिस की थी, कोई पर्सनल स्टीम होती है। आप लोगों के बारे में ये बातें आना शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे आप लोग पैसे दे रहे हैं और पैसे देने के बाद लाग रहे हैं। ये उन तमाम डिप्टी कमिश्नर के लिए शर्म का मकाम है जो पैसे दे के लाग रहे हैं मास पोस्टिंग के लिए। कि ये है ना ब्रोकरेज है ना, आप आवाम का लहू चूसेंगे, वहाँ से पैसा निकालेंगे, तरक्याती फंड से निकालेंगे, 2 नंबरियाँ करेंगे, टैक्सेस से निकालेंगे, सोसाइटीज को एनओसी देने का काम ये मेन काम है, ये काम करेंगे और वहाँ से फिर अपने बोझे भर के आप वहाँ पे भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई अफसरों में बंदर बांट की जाएगी, ये लें। इट्स ए बिग शेम। अब मैं पूछता हूँ, ये PSA जो है, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाबूज हैं, अब किधर हैं? इनको अब ये शर्म नहीं आ रही कि हमारे अफसरान क्या काम कर रहे हैं? इनके एसोसिएशन है, इनके एसोसिएशन का कोई इजलास हुआ है? इन्होंने बैठ के कोई थोड़ी सी कोई बातचीत की है कि हमारे अफसरान इस तरह लग रहे हैं, इस पर कोई एहतजाज किया, कोई लेटर लिखा, कोई वजीर आजम को, कोई चीफ मिनिस्टर को, कोई मीडिया को रिलीज किया? जो बड़े बड़े बाबू बैठे हैं DMG के, लिखते हैं लेटर, आप चुप करके बैठे हुए हैं कि हमारे अफसर लग गए और हमारी DMG क्लास आजकल पोस्टिंग लेने के लिए पैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। सो एक तो वो है। दूसरा उस पे है ये जो पंजाब उसमें गए हैं, उसमें ताजिक जो गए हैं, एक चीज़ फिर कंफर्म है कि फिर वहाँ पे वो नहीं होगी, धांधली नहीं होगी। सुहेल ताजिक उस तरह का बंदा नहीं है कि जो वहाँ पे बैठ कर नो, ये मेरी राय है उनके बारे में। बड़े अच्छे अफसर हैं और बहुत उनकी अच्छी उनकी प्रेस्टीज है, अच्छी अपॉइंटमेंट अगर इन्होंने की है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन में वहाँ धांधली होने के कम से कम पुलिस जो है ना IG लेवल पे वो उसमें शामिल नहीं होगी। अब आते हैं जरा इन पे वाजिद जियाद साहब का जो है। एक तो आपको पता है इस हुकूमत का एक पुराना तरीका रहा है कि अफसरों को यूज करो और डंप करो। एक हद तक कोई अफसर आपकी बात मान भी सकता है, सुन भी सकता है, समझ में आने वाली बात है। इनकी होती है कि हमने आपको क्योंकि पोस्टिंग लगा दी है, हमने आपको DG लगा दी, हमने आपको IG लगा दिया, अब बंदे मार दो, जैसे मॉडल टाउन में हुआ था। अब क्योंकि हमने पोस्टिंग दे दी, बंदे मार दो। यही काम ये उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे बशीर मेमन से, क्योंकि हमने आपको पोस्टिंग दे के रखी हुई, अब हमारे लिए इन्होंने 15 लोगों को लिस्ट दे दी, इनको गिरफ्तार करो। वाजिद जियाद साहब जो हैं वो भी इसी उनको अपनी आगे रेपुटेशन में से, अपने रिटायरमेंट में से या फर्दर कोई नौकरी एक्सटेंशन में से एक ऑप्शन करना था कि आपने इनके कहने पे वही काम कर रहे हैं जो आमिर साहब ने अभी 3-4 गिनवाए हैं कि वही करें जो हम चाहते हैं, बंदे उठा लें, एक यहाँ पे एक आके टेरर का एक थोड़ा समा बांधे या डिग्निटी के साथ आप इनकार कर दें। मैं ये समझता हूँ वाजिद जियाद साहब ने, नेवर मेट हैं, उनकी भी हमने चीज़ें देखी हैं, उन्होंने अनरेबल ये रूट लिया, उन्होंने इनको डिफाई किया, ना किए। ये जो उनको पोस्ट किया गया ना, और जो खुडे लाइन, ये खुडे लाइन है जहाँ पे इनको लगाया गया, इट मीन्स के वाजिद जियाद साहब ने इनका खेल खेलने से इनकार किया। इनके जो मुखालफीन थे, जिस तरीके से ये शहजाद अकबर साहब चाहते थे या आजम खान साहब चाहते थे, इमरान खान साहब चाहते थे कि फलां टारगेट करें, विच हंटिंग करें, लगता है ये है कि वाजिद जियाद साहब ने बशीर मेमन की तरह ना उन्होंने टोटली इनकार किया। उन्होंने आखिरी साल मेरा सर्विस का रहेगा, 9 महीने रह गए, मैं इज्जत के साथ घर जाना चाहता हूँ, आप अपनी नौकरी भी रखें, DG वाली पोस्ट भी रखें, अदरवाइज DG की पोस्ट से हटना, वो भी आखिरी साल आपका हो पोस्टिंग का, नहीं करते, और वो भी पुलिस अफसर हो मादरत के साथ, वो भी हीरो टाइप का नहीं, उनका हीरो वाली चीज थी ना जिसे नहीं करने दिया ना। भाई वाजिद जियाद ने उसी में गए हैं ना, अपनी लेगेसी पे खड़ा हुआ ना कि भाई साहब एक हद तक तो मैं कानून के तहत चीजें कर सकता हूँ। अब आप मुझसे चाहते मैं चांद ताड़
ये तारे उतार के तो ले आऊं और possible नहीं आपके है। दुश्मनों को लाइन में खड़ा करके जनाब मैं उनको टांगना शुरू कर दूं, ठीक है। तो मैं 9 महीनों में अपनी लेगेसी, अपनी इज्जत, डिग्निटी मैं खराब नहीं करता। मेरा ख्याल है वाजिद जियाद साहब ने ये चीजें सामने निकल आएंगी, ये छुपती नहीं ठीक है। ये पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने किस बात से इनकार किया इनको। ठीक है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से कि उनका ग्रुप कौन से गैर कानूनी कामों में मुलव्विस है, और ये बात करेंगे कि शेख रशीद की जो लिंकेजेस निकल रहे हैं रिंग रोड के साथ वो क्या है, उसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट्स हुई, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, जल्दी से आप कुछ ब्रेक में भी कह रहे थे कि कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं वाजिद ज़िया साहब पे, और फिर आगे। वाजिद ज़िया साहब का सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कि मेरे ख्याल FIA के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी और हम नज़र रखेंगी। वो ये है कि शेख रशीद साहब ने भी रिसेंटली FIA के अंदर एक मैसिव किस्म की जो है ना नौकरियों की असामियाँ निकली हुई हैं, और बड़े लोगों की बड़ी होती है। आपको पता है FIA के अंदर हर बंदा अपने रिश्तेदार मामे चाचे को करवाना चाहता है, और माजी में आज तक करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं और PTI गवर्नमेंट खुद लगाती रही है, फिर उसका नतीजा होता है कि पूरा का पूरा अदारा बैठ जाता है। तो वाजिद साहब की रेपुटेशन ये थी कि वो उनके होते हुए वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती होगी। हम ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता अब ये होने जा रहा है, मगर शेख रशीद साहब जितने तलमलाते हैं बार बार कि मैं FIA मेरे अंडर नहीं है, FIA मेरे अंडर नहीं है, तो वो जो है नौकरियां वो बार बार अनाउंस वो करती हैं कि नौकरियां ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हद तक वो बिल्कुल हैं, जाहिर है उनके बगैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो नहीं वहाँ पे हो रही हैं, तो वो उस पर एक नज़र रखेंगे। पर हम ये क्विकली जो है 2-3 दिन से ये रह रहे हैं कि चीनी का जी ये एक इदारा है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, ये जो ऑडिट होता है चार्टर्ड कंपनीज का, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज का, उसके ऊपर ये रेगुलेटर के ऊपर रेगुलेटर समझ लें वो बैठा हुआ है। और ये सबसे बड़ी खौफनाक खबर ये है, जहांगीर तरीन तो है ही है, कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है KPMG, तासीर हादी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ये समझ लें कि सुर्खेल जो होती है ना कंपनियां, उनमें से हैं। इनको 35 लाख रुपए जुर्माना किया गया है फॉर बैड प्रैक्टिसेस, जो जहांगीर तरीन साहब की जो JDW की जो ऑडिट किया गया था उसके बारे में। सबसे बड़ी बात है, ये मेरे लिए इतनी ख़तरनाक बात है कि आप ये समझें कि जो अदालतों के अंदर अक्सर खरबों अरबों रुपए के फैसले होते हैं वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनीज पे होते हैं कि जी आप थर्ड पार्टी ऑडिट इनको दिया जाता है, ये कहते हैं जनाब कि ये लें, हम कह रहे हैं कि ये बंदा क्लियर है, अदालत को उसके मुताबिक करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी फर्म का जिस तरह की इसकी तफसीलात हैं पढ़ के, वो जो मैं दोबारा कहने में मजबूर हूँ, कानों में से धुआं निकल गया क्लास साहब, कि इसके बाद क्या होगा अगर ये कंपनी इस तरीके से पकड़ी गई है, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स पे इनके मैं वो बताता हूँ भी बड़े जबरदस्त है, तो वो बाकी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, वो सारे इनके पुराने जो इस तरह के इन्होंने ऑडिट किए हुए हैं वो सारे खिलवाने पड़ेंगे कि इनके ऑडिट्स के ऊपर किस किस को पकड़ा गया, किस किस को छोड़ा गया और किस किस को क्या फेवर दिया। इल्जाम का सब इतने मजदार है कि जो उन्होंने कहा जी जनाब इन्होंने कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ें की हुई हैं, इन्होंने जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन टीम से पहले ही शेयर कर ली हैं, फिर इनकी जो थी वेरिफिकेशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर और मेड पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट वो भी फ्रॉड किया गया है, फिर आउटडेटेड वर्किंग पेपर्स दिए गए हैं, एक पूरी लिस्ट है और बड़े खौफनाक किस्म की डिलिबरेट वो किया गया है। तो एक तो इस कंपनी के ऊपर बहुत आता है, दूसरा जाहिर है जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है। मुझे तकलीफ जो होती है इनके बेटे अली तरीन पे होती है, मुझे 2-1 दफ़ा मिलने का उससे इख्तलाफ हुआ है, बड़ा यंग मैन और एक ये कि इनका बेटा है, उसका आगे करियर बेचारे का आगे था, और मैं सोच रहा था कि उसको बेचारे को इनकी जो हैं कहने के तो ये बताते थे कि जी देखिए ना मैं एक बैंक के ऑर्डिनरी अफसर से अरबपति खरबपति बन गया, अब वो बेचारा ये मुकदमात भी करते रहेगा। और मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि मुल्तान में जब ये PSL का मैच हो रहा था तो ये जा रहे हैं, रवाजें लग रही हैं, चीनी चोर चीनी चोर। तो इस दौलत का क्या फ़ायदा कि अगर आपके बच्चे को वो बेचारा, मैं देखता हूँ अदालतों में साथ भुगत रहा होता है, आ रहा होता है, जाहिर है यंग है, उसका तो कोई कसूर नहीं होगा। तो ये आपके पास वक्त कब है, ये दोबारा लटक जाती है, इसकी तफसीलात बताएंगे जी, इसकी किया क्या है इन्होंने। और इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि ये जो तमाम तफसीलात हैं ये शवाहिद के तौर पर आगे चलकर जहांगीर तरीन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेंगी कि नहीं, इस पर मजीद बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।